दोस्तों नमस्कार। गांव की बात जब तक आप सुनते रहेंगे मैं तब तक करता रहूंगा। आज एपिसोड 23 में मैंने एक बार उत्तराखंड के बेरोजगार नौजवानों हेतु स्वरोजगार के अवसर की तलाश की दिशा में एक विनम्र प्रयास ये पर्चा लेकर के फिर मैं आपसे बातचीत के लिए आया हूं। और आज जो मैं कह रहा हूं कि मेरा काम है तब तक कहते रहना जब तक मैं कह सकता हूं, और आप में से जो सुनना चाहेंगे सुनेंगे, समझना चाहेंगे समझेंगे, और उसके बाद कोई तो होगा जो वापस मुड़ करके गांव की तरफ, अपने खेत की तरफ बढ़ेगा और खेत में मिट्टी से लिपटने का प्रयास करेगा और सुधीर सुंदरियाल की तरह कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो मेरी बातचीत का विषय आज कृषि क्षेत्र में हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं। हम जब जवान थे, जब गैती, बेलचा, सब्बल, हल, कुदाल, फावड़ा, मैया ये सब चलाने की कुव्वत थी, तो मैंने 4 साल खूब जम करके खेती की। और मैं ये जानता भी हूँ, मानता हूँ कि खेती करने में थोड़ा सा मेहनत है, मिट्टी से लिपटना पड़ता है, वहां पर पसीना बहाना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिंचाई सुविधा ना हो तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और उसके बाद हम कभी बारिश पर निर्भर हो जाते हैं, कभी सिंचाई की सुविधा न होने के कारण नुकसान उठाते हैं, कभी कुछ और दिक्कतें। इन सारी दिक्कतों से जूझने के बाद भी मेरा खेती पर से विश्वास नहीं उठा है। लेकिन जंगली जानवरों ने कई गांवों को खेती करने से पूरी तरह से रोक दिया है। उसके बाद भी हम जब देखते हैं कि गांव के गांव बंजर, जंगली जानवरों का कुछ लोग बहाना बनाते हैं, कुछ जगह वास्तव में है, फिर भी आज जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और कुछ हुआ हो न हुआ हो, लेकिन एक काम जरूर हुआ कि उत्तराखंड का वो मोटा अनाज जिसको लोग धक्या करके पीछे करते थे कि हम क्या कोदे की रोटी खाएंगे, हम क्या झंगोरा खाएंगे, हम क्या ये गहत की दाल खाएंगे, आज वो मोटा अनाज मिलेट मार्केटिंग हो रही है। देश नहीं, दुनिया के अलग अलग शहरों तक जो है उत्तराखंड का मोटा अनाज पहुंच रहा है। वो मोटा अनाज जिसको पैदा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, ना इसके बुआई से लेके गुड़ाई में ज़्यादा मेहनत लगती है, बिल्कुल नहीं लगती। और उसके अलावा ऐसी खेती में जिन खेतों को हम कहते हैं कि साहब ये ऊसर किस्म के खेत है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ गहत डाल दो, वहाँ झंगोरा डाल दो, वहाँ तोर की दाल डाल दो, ऐसे खेतों को उसके लिए खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में चुना जाता है। लेकिन जब हम पिछले कुछ सालों से जब ये फसलें आती हैं और उसके बाद इनकी ढूंढ खोज होती है, तो हर साल इनका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, अच्छे पैसे मिलने लगे। तो जब अच्छे पैसे मिलने लगे हैं तो वो खेत जो बंजर हैं, बंजर रहने के कारण बरसात का पानी उनके ऊपर से पूरा बह करके और नदी नालों में चला जाता है। कई किस्म के धरती को तोड़ने फोड़ने का काम करता है। अगर खेत पे हल चलेगा तो बरसात का वो पानी खेत में जज्ब होगा और जल स्रोत रिचार्ज होंगे, जो पानी का संकट आने वाला वो रुकेगा। इसका पहला फायदा ये होने वाला है अगर हम खेती खेती के साथ जुड़ते हैं, खेती के साथ काम करते हैं। तो दूसरी बात है कि भाई आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते तो अब बैल नहीं रख सकते, बैल पालने का झंझट है, तो छोटे ट्रैक्टर आ गए जिनसे खेत को जोत करके अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप झंगोरा बो करके, मंडवा बो करके, आप गहत, उड़द, तोर, ये ऐसी फसलें हैं जो कम मेहनत में भी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न देती हैं। और इतना जरूर देती हैं कि जो आपको सरकार 5 किलो अनाज फ्री दे रही है उसकी तुलना में ये ज़्यादा बेहतर रिटर्न देगी। तो एक इस तरफ हम देख सकते हैं जो परंपरागत है, उसमें झंगोरा, मंडवा, गहत, राजमा, काला भट्ट, तिल और गेहूं, धान अगर इसको छोड़ भी दें तो लाल चावल जो असिंचित खेत पर होता है, और इनके अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो इस दिशा में देख करके हम इसको अपनी आय का साधन बना सकते हैं। और यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा और मेहनत करें तो जिन लोगों ने जो गांव से निकल करके बाहर गए हुए हैं, वापस नहीं आने वाले, उनके बंजर खेतों को भी लीज पर लेकर के, फ्री लेकर के लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारा खेत बंजर मत रखो, उस पर भी काम कर सकते हैं। जैविक खेती पर हाथ आजमाया जा सकता है, जहाँ पर बिना रासायनिक खाद का उपयोग किए कंपोस्ट खाद के माध्यम से अगर हम खेती करेंगे तो रेट दुगने से 2.5 गुने हो जाएंगे। ये दूसरा प्रयोग किया जा सकता है। और जिन लोगों ने किया उनके लिए ये जो है
फायदेमंद साबित हुआ। मार्केट में जैविक उत्पादों की बहुत भारी मांग है, इस पर हाथ आजमा सकते हैं। सब्जियां, जब हम कुछ वीडियोस देखते हैं कि सब्जी पर इंजेक्शन लगा करके जिसने 6 दिन में होना है वो 1 दिन में लौकी तैयार हो गई, कद्दू तैयार हो गया, दूसरी फसल तैयार हो गई, फल तैयार हो गया, तो उनसे बचा जा सकता है। ये बीमारी की जड़ है, उनके ऊपर कितना कीटनाशक डाला जाता है, उससे आप जैविक खेती करके सब्जी उत्पादन करके बेहतर आय अर्जित कर सकते हैं। तो उसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण बात है कि जब ये सब्जियां मार्केट में आती हैं तो जब खेत से निकल करके इनकी गंदगी को साफ करने के लिए जिस तरह के पानी में इनको धोया जाता है, अगर आप एक बार देख लो तो आप सब्जी खाना बंद कर देंगे। तो आप जो पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, आप लोगों को साफ सुथरी जैविक सब्जी पैदा करके अगर देंगे तो जो मार्केट में रेट मिल रहा है उससे आपको 1.5 और 2 गुना रेट मिल सकता है। इस पर हाथ में आजमाया जा सकता है। फूलों की खेती पॉली हाउस में करके और ये सब्जी की खेती भी पॉली हाउस में करके आपको किसी भी मौसम में सब्जी जो चाहे सब्जी उगा सकते हैं। और अब तो आजकल ये हाइड्रोफोनिक एक सिस्टम आ गया है कि बगैर मिट्टी के सब्जी पैदा करना, कम पानी, मतलब ना के बराबर पानी में सब्जी पैदा करना, उस सिस्टम पे भी हाथ आजमाए जा सकते हैं और बहुत अच्छी आय उससे ली जा सकती है। उसके अलावा जिस ढंग का वनीकरण का काम चल रहा है, वृक्षारोपण का काम चल रहा है, फलदार वृक्षों से लेके छायादार वृक्षों से लेकर के और जंगलों में लेकर के, और जो नई स्कीमें बन नई जो योजनाएं बनती है उनके लिए जो फॉरेस्ट की लैंड उस योजना पर लगती है, उसके दुगनी जमीन फॉरेस्ट को मिलती है। और उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जिसमें 23 सालों में वन भूमि 6% बढ़ी है, उस पर वृक्षारोपण का काम है। तो इसके लिए पौधशाला का काम आप कर सकते हैं, पौध पूरी नर्सरी तैयार करके वो कर सकते हैं। आप मसाले की खेती कर सकते हैं। मसाले की खेती का भी जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर बड़ा चलन है। और जो गर्म इलाके हैं, घाटी के इलाके हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी की सुविधा है, या आप गाड गदेरे नदी नाले के नज़दीक हैं, तो अपना पानी लिफ्ट करके मसाले की खेती कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ कि दिव्या रावत ने एक एग्जाम्पल फिक्स किया है, और उसके अलावा बहुत सारी बेटियों ने मशरूम में जो कोशिश की तो वो सफल कोशिश उनकी हुई है। तो उस दिशा में हाथ आजमाया जा सकता है। और इसके साथ जड़ी बूटी जो हमारी पहचान है उस पर काम कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ये अपने आप में व्यापक सेक्टर है। एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन का काम हो सकता है, एग्रीकल्चर के साथ जो दुग्ध उत्पादन है वो काम हो सकता है, एग्रीकल्चर के साथ आपका मुर्गी पालन का काम हो सकता है, एग्रीकल्चर के साथ आपका मधुमक्खी पालन का काम हो सकता है। तो कृषि क्षेत्र ऐसा है जो बहुआयामी क्षेत्र है। इसी कृषि क्षेत्र के साथ जो फलोद्यान का काम है वो हो सकता है। तो इन विषयों पर भी हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। लेकिन आज जो मेरी बातचीत का विषय है कि हम जो सुनते थे कि घाघ की कवि की कविता की उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, हमारे बचपन में नौकरी को निषिद्ध माना गया था और हमने तो इसीलिए नौकरी में होने के बाद भी 28 साल की उम्र में नौकरी छोड़ करके वापस फिर घर की तरफ आकर के अपनी खेती बाड़ी को जिंदा रखने का लंबे समय तक काम किया, और उसके बाद उस क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करने का काम भी किया। तो आप जो साथी बाहर गए हैं, आप सुधीर सुंदरियाल हों, चाहे क्यारकुली गांव के गजय सिंह हों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाहर से अपने गांव में आकर के कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों की खेती के क्षेत्र में हाथ आजमाए और अपनी मेहनत के बल पर, अपनी बुद्धि कौशल के बल पर, अपने जिम्मेदारी से काम करने के वजह से बेहतर रिजल्ट पाए हैं। तो आप भी इस पर ध्यान देंगे और जो जो लोग करने की हिम्मत कर सकते हैं उन सब का हम यहाँ पर खुले दिल से स्वागत करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।